Assalamualaikum. Today we will be solving October-November 2022 paper 2-1. अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ लें. इसी तरह से जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो you may pause the video and read the question by yourself and then see to the solution. Right. So let's start. अगर आप इसको देखें, पहला क्वेश्चन जो है Abid works in an office for 5 days in a week, right? 5 days in a week. Each day he worked from 8:15 until 12:40 and 13:30 to 1700. Work out the total time Abid works in 1 week. Right, give your answers in hours and minutes. Right, it requires little calculation here. See, एक तो आबिद 5 दिन काम करता है, ठीक है, और एक दिन में each day अगर वो काम करता है तो वो 12:40 से 18:50 तक काम करता है. तो पहले तो ये निकालते हैं कि 8:15 से 12:40 तक अगर वो काम करता है तो ये टाइम कितना है. 12:40 में से आपको माइनस कर देने चाहिए 8:15. तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 3 में से 1 गए, 2 बचे, 12 में से 8 गए, 4 बचे. 4 hours 25 minutes. एंड देन ही अगेन वर्क फ्रॉम 13:30 to 1700. तो आप ये टाइम भी वर्कआउट कर लीजिए. 1700 में से माइनस कर दीजिए 13:30. अब ये टाइम माइनस कैसे होता है? अब आप यहाँ से एक कैरी लेते हैं. जब आप यहाँ से आवर्स में से मिनट्स में एक कैरी लेंगे तो बेसिकली ये 60 हो जाएगा. अब 60 में से जब आप 30 माइनस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 30. और ये हो चुके हैं 14, सॉरी ये 17 थे, इसमें से एक कैरी चला गया, बचे 16. 16 माइनस 13 वुड बी 3. तो फॉर ईच डे द टोटल टाइम is you are going to add these two. 4 hours 25 minutes and 3:30. ऐड कीजिए तो 5, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 7:55. अब ये हो गया एक दिन में. अब हमको वर्कआउट करना था टोटल टाइम इन 1 वीक, राइट? हमको 1 वीक में चाहिए था. अब फॉर वीक ही वर्क फॉर 5 days ईच वीक. तो बात बड़ी सीधी सी है कि आप क्या करेंगे. ये जो 7 hours है, 7 × 5, ये 35 hours तो हो गए. और ये जो 55 minutes हैं, इन 55 minutes को भी आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 275 हो जाएंगे. अब 275 ये मिनट्स हैं. हमको फाइनल आंसर देना है इन आवर्स एंड मिनट्स. तो अब इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि आप इस 275 के साथ क्या करेंगे कैलकुलेटर में, 275 को डिवाइड कर दीजिए 60 से. तो योर आंसर वुड बी 4. समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पेंसिल टुडे. 4.5 4.583, राइट, 4.583. अब ये कुछ आगे डेसिमल्स हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि जनाब ये 4 hours प्लस 0.583 समथिंग आवर्स हैं. अब इन आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स में आप इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर 35 minutes, राइट? ये काम आप कैलकुलेटर में ही करेंगे. तो अगर अब आप टोटल देखो तो 4 hours ये हो गए, 35 hours ये हो गए. सो 35 + 4, your final answer is going to be 39 hours and 35 minutes. अगला क्वेश्चन देखें तो Abid earns $14.2 per hour. He is given a pay increase of 5%. Calculate the amount Abid earns per hour after the increase. 5% इंक्रीज़ हुआ है बच्चों.
तो 5% अगर इंक्रीज़ हुआ है तो आप जानते हैं कि आफ्टर इंक्रीज़ अगर मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करूं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 105% ऑफ व्हाट ही वाज गेटिंग 14.2 पर आवर. सो इसको अगर कैलकुलेटर में 1.05 को मल्टीप्लाई कर दें आप 14.2 से, योर आंसर वुड बी 14.91. तो यहाँ आप लिख दीजिए $14.91. पार्ट सी देखिए. ईच मंथ आबिद डिवाइड्स हिज अर्निंग बिटवीन रेंट, बिल्स एंड सेविंग. 20% of his earning for rent. He uses 20% of the earning for rent. 20% for rent. 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20/100, 0, 2 ones are 2, 2 5s are 10, 1/5 of his earning for rent, 3/8 of his earning for bills, and the rest of his earnings are savings. अब ये सेविंग्स के लिए 1 में से आप माइनस कर दीजिए 1/5 प्लस 3/8. तो अभी काम कैलकुलेटर में डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि पेपर 2 है, कैलकुलेटर की इजाज़त है. तो 17/40 बना. तो क्योंकि हमसे रेशो मांगा गया था फॉर रेंट, बिल्स एंड सेविंग. अब रेंट का फ्रैक्शन हमारे पास था 1/5, बिल्स का फ्रैक्शन हमारे पास था 3/8 एंड सेविंग्स का फ्रैक्शन हमारे पास था 17/40. सो क्योंकि हमको अपना आंसर लिखना था इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अब आप देखोगे 5, 8 और 40 का एलसीएम 40 आएगा. अगर हम इसको इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 40 कर दें तो यू विल नो कि 40 जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 1s are 5, 5 8s are 40, तो इधर 8 बन जाना चाहिए. 8 1s are 8, 8 5s are 40 and 5 3s are 15, और 40 cancel to 17. So you are going to write this in the answer space 8, 15 and 17. Right? Okay, part D. Abid invests $2,400 in a saving account for 4 years. The account pays simple interest at a rate of R% per year, and at the end of the 4 years he receives a total of 15.360 in interest. अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि ये तो एक है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. जितने इन्वेस्ट किए ये उसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया. टाइम 4 years है, इंटरेस्ट रेट R% है, और एट द एंड ऑफ द 4 years उसको इतना इंटरेस्ट मिल गया. दिस इज़ द इंटरेस्ट, राइट? दिस इज़ द इंटरेस्ट. सो वी नो फॉर सिंपल इंटरेस्ट द फॉर्मूला इज़ सिंपल. इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT/100. इंटरेस्ट हमको पता है 153.6 है. प्रिंसिपल ही इन्वेस्टेड इज दिस. रेट इज we need to find out. Time is 4 years over 100. So ये 2 0 cancel. 24 into 4 जब 153.6 से डिवाइड करेगा तो R की वैल्यू 1.6 आ जाएगी. You can do this in calculator. अब यहाँ बताया जाता है कि Abid invests some money in a different saving account. This account pays compound interest. अब this is an important स्टेटमेंट. ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज मुख्तलिफ हो जाते हैं. बात आप लोगों को अंदाज़ा है. एट अ रेट ऑफ 1.4% पर ईयर एट द एंड ऑफ 5 years. ये टाइम आ गया, ये रेट आ गया, एंड दिस इज़ द अमाउंट. एट द एंड ऑफ द 5 years देयर इज़ 1822.38 इन द अकाउंट. अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है. ये जो 1822.38 है इसके अकाउंट में इतना पैसा था. तो ये जो चीज़ हम कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में कहलाता है कंपाउंड अमाउंट, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं. सही है. इसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है.
इसको हम कहते हैं कि ये है कंपाउंड अमाउंट। अब फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड अमाउंट कैसे निकलता है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस फॉर्मूला इज़ 1 + r raised to the power t, right, and that r is of course in percent। तो ये फॉर्मूला होता है। अब हमसे इसमें पूछा किया जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी आबिद इन्वेस्ट इन दिस अकाउंट, कि कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया। तो बेसिकली जो चीज़ पूछी जा रही है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। सो अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट हमें पता था कि 1822.38 था। प्रिंसिपल P वी नीड टू फाइंड आउट, 1 + r%, r% का मतलब 1.4% पर ईयर, और टाइम था 5 साल, सो पावर 5। तो अब आप क्या करेंगे, 1 + 1.4% आप ये कैलकुलेटर में जब करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.014 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को एज इट इज़ ले आइए, डिवाइड कर दीजिए। सो दिस 1822.38 डिवाइडेड बाय 1.014 raised to the power 5, and the answer is 1700. That is the final answer. Okay, so I guess आप लोगों को समझ आ गया। इसमें कंपाउंड अमाउंट दिया हुआ था, प्रिंसिपल अमाउंट पता करना था, रेट भी गिवन था, टाइम भी पता था। हमने इसको फॉर्मूला में पुट किया और ये आंसर आ गया। तो ये प्रिंसिपल आपका कैलकुलेट हो गया 1700। अगर आपसे ये पूछा जाता, यहाँ पे पूछा तो नहीं गया, अगर तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता कि बताइए, लेट मी चेंज द कलर, कि बताएं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, तो आप निकाल सकते थे। अब कि टोटल अकाउंट में पैसा अब 1822.38 है, इसमें से प्रिंसिपल जितना इन्वेस्ट किया था माइनस कर देते, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता वो आपके पास मतलब 1822 है, तो 1022.38 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता। लेकिन अभी ये पूछा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे। कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सीधा तरीका ये होता है कि कंपाउंड अमाउंट में से माइनस कर देते हैं आप प्रिंसिपल जितना इन्वेस्ट किया था। Coming to the question number 2, the table shows the ages and heights of the twin boys, और एक डायग्राम बनी हुई है। तो पहली बात ये आपको बताई जा रही है कि जो शेड हुआ हुआ है तो कंप्लीट हुआ हुआ है। तो the first 6 points have been plotted for you, we need to complete this scatter diagram। अब इस स्कैटर डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए पहले तो एक चीज़ समझिए, वो ये समझें कि वर्टिकल स्केल पे ये जो हाइट है इसमें ये 100 है मार्क हुआ हुआ और ये 110 है मार्क हुआ हुआ, और इनके दरमियान टोटल कितने गैप्स हैं, 1 2 3 4 5। सो ये 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब ये है कि जो एक छोटा ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 सेंटीमीटर को। और अगर आप इस हॉरिजॉन्टल स्केल को देखें तो ये एज इन ईयर्स है, तो ये 6 है, ये 8 है, इसका मतलब है 7 इन दोनों के दरमियान में कहीं होगी। 8 और 9 के दरमियान में यहाँ कहीं 9 होगा, ये 7 है, ये 11 है। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जो पॉइंट अब प्लॉट करना है उसको देखिए, ये 13 के अगेंस्ट है जो है वो हमको प्लॉट करना है, क्या वो हमको प्लॉट करना है 158। सो 13 कहाँ होगा, 13 बिल्कुल 13, let me change the color, 13 होगा 12 और 14 के दरमियान में, यानी कि यहाँ। और 158 कहाँ होगा, 158 होना चाहिए 150, ये आप आए 150 और 152, 154, 156, 158 ये है, राइट। तो मैं इजाफी चीज़ें मिटा दूँ, सही है। ओके, फिर उसके बाद 17 175 होगा जी इधर, 175 होगा किधर, 175 होगा इधर बिल्कुल सेंटर में, राइट। 13 एंड 150, 13 है जी इधर, 150 है जी इधर। दिस इज़ द पॉइंट।
16 and 160, 16 and 160, ये हो गया इधर। अब आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट डेवलप करनी है। ये आपने स्कैटर डायग्राम कंप्लीट कर दिया। अब यू नीड टू डेवलप ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का तरीका क्या होता है कि आप ये अंदाज़े से ही बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं कि वो एक एवरेज लाइन होती है इस पूरे डेटा की। अब ये क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है तो हम इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपने एवरेज लाइन बनानी है तो बस करना ये होता है कि इसके ऊपर जितनी वर्टिकल डेविएशंस हैं, मतलब जितनी पॉइंट वर्टिकली इससे ऊपर मौजूद होंगे उतने ही उसके नीचे कहीं मौजूद होने चाहिए। अब ये आईपैड में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत अच्छी लाइन फ़िलहाल मुझे तो नहीं आती बनाना, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बना देता हूँ कि ये जितना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर 2 यूनिट ऊपर, ये कितना यूनिट ऊपर है, 1 2 3, मतलब तकरीबन ये 7 यूनिट्स ऊपर है। तो और ये भी है, ये भी है। अभी जितनी भी वर्टिकल डेविएशंस हैं ये टोटल जितनी भी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रफली अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं कि ये 7 और ये 3 और ये 2 और ये 1 होता तो 7 और 3 10 और 3 13 13, तो ये 13 डेविएशंस ही नीचे होनी चाहिए थी। सही है, इट शुड रिप्रेजेंट द एवरेज। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। तो फ़िलहाल क्योंकि हम इसमें अंदाज़े से ही बनाएंगे क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, बस जहन में ये होना चाहिए कि जितनी वर्टिकल डेविएशंस ऊपर की तरफ उतनी वर्टिकल डेविएशंस नीचे की तरफ होनी चाहिए। सो ये हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के बाद एस्टिमेट दी यूज़ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ 14-year-old बॉय। मैं पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 3 कहता है कि यूज़ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ 14-year-old बॉय। 14-year-old बॉय के हिसाब से अगर आप देखें तो 14-year-old और ये, अब इसको हम कहेंगे कि जनाब ये क्या है, ये इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से, इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से 152, 154, 156 और 157 कह सकते हैं आप उसको बिल्कुल। तो ये 157 सेंटीमीटर इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से आंसर आ रहा है। अब आपकी जो भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी आप उसके हिसाब से आंसर देंगे, राइट। अच्छा जी, अब आपसे कहा जा रहा है कि सिमन इज़ 22 years old। एक्सप्लेन वाई योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट शुड नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट हिज हाइट। अब 22 years old, यहाँ पे जो मैक्सिमम डेटा मौजूद है वो मैक्सिमम डेटा एंटरटेन कर रहा है 18 ईयर्स तक को, 19, 20, 21, 22। अब ये 22 के लिए डेटा क्योंकि मौजूद नहीं है तो ये एस्टिमेट कोई बहुत अच्छा एस्टिमेट नहीं होगा। हम अगर कर भी लेंगे तो वो एस्टिमेट ये डेटा सपोर्ट नहीं करता। तो हम इसके लिए सीधा सा एक रीज़न ये लिखेंगे, हम इसमें सीधा रीज़न ये लिखेंगे कि द एज इज़ outside range of the given data. It is outside range of given data. ये डेटा मैक्सिमम 18 इयर्स तक को सपोर्ट कर रहा था और जो पूछा गया था वो 22 इयर्स था। तो क्योंकि जो चीज़ प्रोडिक्ट करवा रहा है अगर वो प्रोडिक्ट 18 से लेकर जो उसमें मिनिमम है 10, यहाँ तक का अगर डेटा होता तो उस पर तो ये डेटा बिल्कुल सही पैटर्न को प्रेडिक्ट करता। अब आगे प्रेडिक्शन हो सकती है लेकिन उसमें और कुछ वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दिस डेटा डजंट सपोर्ट दैट, राइट। डेटा पार्ट बी देखिए, द टेबल समराइजेज द हाइट ऑफ 180 गर्ल्स इन ईयर 7 ऑफ अ स्कूल, 125 to 135, 135 to 140 एंड सो ऑन। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। वर्कआउट द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स हु आर टॉलर देन 145 सेंटीमीटर। अब 145 से ज़्यादा की परसेंटेज, अब 62 और 24, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिनकी जो टॉलर देन 145 है
अब टोटल कितने थे 180, सो वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज। तो इस परसेंटेज का आंसर आ जाएगा जी 47.8%। अब परसेंट क्योंकि लिखा हुआ होता है तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंट के साइन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अब कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन हाइट। अब आप जानते हो कि मीन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मीन कैलकुलेट किया जाता है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप डायरेक्टली, अब इसमें है तो नहीं, मतलब आप इसमें ये वैल्यू रेंज की सूरत में गिवन है, तो एक्स किसको बनाएं, एक्स किसको बनाएं, एक्स हम बेसिकली बनाते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज़ द मिड पॉइंट। अब 125 और 135 के दरमियान में क्या होगा 130, 135 और 140 के दरमियान में क्या होगा 137.5, इसी तरह से 142.5, 145 और 150 के दरमियान 147.5 और 150 और 160 के दरमियान 155, राइट। सो अब आप सम ऑफ एफ एक्स, ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया, तो सम ऑफ एफ एक्स कैसे कैलकुलेट होगा कि 130 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 137.5 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 142.5 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 147.5 मल्टीप्लाई बाय 62, जगह मैंने क्योंकि पहले नहीं ध्यान रखा, प्लस 155 मल्टीप्लाई बाय 24। ये बेहतर है कि आप इस बात को नीचे की तरफ लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता। एंड होल डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 180। ये टोटल 180 गर्ल्स का डेटा था, तो इसका मतलब सम ऑफ एफ आपके पास 180 था। अगर आप इनको ऐड करते तो भी आंसर ये 180 ही आता। सो इसका फाइनल आंसर आ गया जी 144, राइट, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 144 सेंटीमीटर। बेहतर है ये जो जगह मैंने इस तरह से गंदी कर दी है, आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, इसको थोड़ा सा स्क्विज करके लिखिएगा, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को एक हिंट दूँ, आप कुछ बच्चों को आदत ऐसे होती है कि वो बनाते हैं इसको कैसे, वो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स बनाया, एफ बनाया, एक कॉलम बनाया और फिर मिड पॉइंट यहाँ लिखा 130 और फिर फ्रीक्वेंसी लिखी 80 और फिर कॉलम बनाते हैं एफ एक्स। आई डोंट रिकमेंड दिस प्रोसीजर इन दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। आप इनको मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ आंसर लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर लिखें, तो आपको कैलकुलेटर एक तो कई दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो तरीका हमने यहाँ पे किया है, इसमें कैलकुलेटर बार बार इस्तेमाल नहीं करना। आपने मिड तो वैसे ही देख लिए थे ज़बानी। आप ये पूरी स्टेटमेंट एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखेंगे और एक दफ़ा इज इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, इट विल सेव योर टाइम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2। -3 -2 -1 ये है। पहले तो कहा जा रहा है कि कंप्लीट द टेबल। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, ये 3 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर। आपने यहाँ 3 पुट किया तो 3 क्यूब अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। इसको जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर 6.5। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि जी ऑन द ग्रेड ड्रॉ द ग्राफ। अब जी -3 पर -2.5 है, -3 पर -2.5, दिस शुड बी द पॉइंट। -2 पर 4 है, -2 पर 4 है, -2 ये रहा, 4 ये रहा, दिस इज़ द पॉइंट। फिर -1 पर 4.5 है, 4.5 इज दिस, 0 पे 2 है, दिस इज़ 1 पे -0.5 है, दिस इज़ 2 पर 0 है, दिस इज़ एंड 3 पे 6.5 है, this is. So join them with the smooth curve. Let's join them with the smooth curve. So ये एक iPad पे ज़रा
मुश्किल काम है ये। शायद इसका कोई और अच्छा तरीका भी होगा, फ़िलहाल मुझे तो नहीं पता। और अच्छा नहीं बना कर उसको दोबारा ट्राई करते हैं। What happened? ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। सो कंपैरेटिवली बेटर। सो एनीवे ये क्यों नहीं स्मूथ हुआ, अगर इसको भी मैं होल्ड करता तो शायद ये अच्छा बन जाता। एनीवे ये हमारा हमने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ बनाने के बाद राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट। अब जब ये मिनिमम पॉइंट कहा जाता है इसका मतलब है कि वो पॉइंट जिस पे y की वैल्यू मिनिमम हो फॉर x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब x ग्रेटर देन 0 इस तरफ होगा, आप जानते हैं। उस पर जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या है, वो मिनिमम पॉइंट आपको नज़र आ रहा है तकरीबन ये इस वक्त इस ग्राफ में अगर देखा जाए जो मैंने डेवलप किया है तो 1.4 और दिस इज़ -1.2 और समथिंग। सो 1.4 एंड -1.2। अब ये स्टूडेंट्स का डिफरेंट हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। -1.2। अब फिर कहा जा रहा है कि यूज़ योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब आप जानते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। ये x³ - 3x + 2 ये सब कुछ बेसिकली किसके बराबर था, ये सब कुछ बेसिकली बराबर था y के। यानी आपको x की वो वैल्यूज़ देनी है जिसमें ये सब कुछ 0 हो, मतलब y = 0 हो। तो y0 इस ग्राफ में कहाँ कहाँ है, y0 यहाँ नज़र आ रहा है। ये वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपको, y0 x एक्सिस पर होता है, आप जानते हैं -2.5। और ये एक इसमें स्मॉल ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1 को, क्योंकि 1 तक ये 10 ब्लॉक्स हैं तो ये एक छोटा ब्लॉक 0.1 रिप्रेजेंट कर रहा है। सो -2 ये 5 6 7 -2.7, दूसरा 0.8 और 2 टू बी एग्जैक्ट। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जहाँ पर y0 इस ग्राफ पर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) = x² - 7। आपसे पूछा जा रहा है 8 क्या है। इस पैरेंथेसिस में जो भी होता है आप जानते हैं कि वो x की जगह रख दिया जाता है, तो 8² - 7 हो जाएगा। एंड दिस 8² is 64 - 7 is 57। एक आसान सवाल। g of -2, इसका मतलब है g में इस x की जगह आपने -2 पुट कर देना है, तो -2, तो 4 - 3 × -2/2 और इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 5। फिर g इन्वर्स ऑफ x पूछ रहे हैं, तो इन्वर्स निकालने का टेक्निक आपको पता होगी कि बेसिकली इस g को इसकी जगह मैं y रख देता हूँ। y = 4 - 3x/2। पहले x को सब्जेक्ट बना लें, तो 2 आके y से मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस बिकम्स 2y। ये 4 यहाँ आके माइनस करेगा तो -4 एंड फिर -3 है, ये यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा
माइनस की साइन नीचे नहीं रहती, ऊपर आ जाती है. सो दिस x इज़ गोइंग टू बी 4 माइनस 2y ओवर 3. अब इस x को रिप्लेस कर देंगे g इनवर्स ऑफ x से, जो कि हुआ है यहाँ पे, और इस y की जगह लिख देंगे x. तो बेसिकली इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3. फिर आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व दिस इक्वेशन. अब आप जानते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है. इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप इसको लिखें f ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3. इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो आप इस x की जगह लिख लेते हैं. तो अब आप ये 2x, ये x स्क्वायर माइनस 7 है, तो इसको लिखा जाएगा जी बेसिकली ये 2x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 3 है. तो 2x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 हो गया 4. अब ये होल स्क्वायर एक्सपेंड ना कीजिएगा, बेहतरीन तरीका ये है कि आप स्क्वायर रूट ले लीजिए. तो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. एक दफ़ा 2x माइनस 1 को 2 के बराबर रख दें, एक दफ़ा 2x माइनस 1 को माइनस 2 के बराबर रख दें. तो 2x माइनस 1 को जब 2 के बराबर रख देंगे 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा एक, और एक आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2. राइट, तो फाइनल आंसर यहाँ लिख दीजिए 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2. Okay, question number 5. Bag 1, bag 2. George has 2 bags, each containing black balls, white balls. इसमें बैग 1 में अगर आप नोटिस करें तो वाइट कितनी हैं, वाइट 5 हैं और ब्लैक 4 हैं. बैग 2 में देखें तो वाइट हैं 6 और ब्लैक हैं 1 2 3 4 5. George has 2 bags हो गया. George says I am more likely to take a ball from bag 2, black ball, more likely to take a black ball from bag 2 than from bag 1. Show that George is correct. Of course हम भी कैसे शो करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए जिसकी वो कह रहा है. तो अगर बैग 1 से प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 इज़ 4 आउट ऑफ 9. इसका डेसिमल कैलकुलेट कर लें तो 0.444 हो जाएगा. और अगर बैग 2 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 इज़ 5 ओवर टोटल 11 थी इसमें. इसका फ्रैक्शन निकालें तो वो 0.45 आ जाएगा. तो बैग 2 में से ऑफ कोर्स जो प्रोबेबिलिटी आई है दिस इज़ ग्रेटर एज़ कंपेयर टू बैग 1. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, आपने ग्रेटर लिख दिया. सो प्रूव्ड यानी कि शोन. फिर आगे चलें तो जॉर्ज टेक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम बैग 2, नोट्स इज कलर्ड एंड रीप्लेसेस इट. ही रिपीट्स दिस 220 times. हाउ मेनी टाइम्स वुड ही एक्सपेक्ट टू टेक अ वाइट बॉल. तो ये बात सीधी सी है आपसे. असल में हाउ मेनी टाइम्स प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है. हाउ मेनी टाइम्स इसका मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है. डू यू एक्सपेक्ट टू टेक अ वाइट बॉल. तो यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछी गई है. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बराबर होती है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल क्या होगी फ्रॉम बैग 2. बैग 2 में नोटिस करें तो वाइट आने की वाइट थे 6, टोटल 11. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स 220 टाइम्स. सो 220 आप यहाँ लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 0 6 2 ज़ा 12. सो बेसिकली 120 टाइम्स यू शुड एक्सपेक्ट कि जनाब वाइट बॉल उसको मिलेगी. इधर देखिए, बैग contains 7 blue counters, 6 red and 3 green. 7 blue, 6 red, 3 green. और इसके बाद क्या है, ये complete the tree diagram. Yasmin
2 counters from the back without replacement. This is an important word, without replacement. मतलब एक बॉल निकाली तो वो वापस नहीं रखी गई। इसका मतलब है कि अगर ये 16 थी टोटल, तो एक निकलने के बाद, फर्स्ट काउंटर निकलने के बाद सेकंड काउंटर के लिए टोटल 15 बची। अब इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। देखें, ब्लू अगर निकल गई तो वो 6/15 हो गया, लेकिन रेड के लिए फिर आप यहाँ क्या लिखोगे? रेड क्योंकि 6 थी तो यहाँ पे आप 6/15 ही लिखेंगे। ग्रीन 3 थी तो 3/15 ही लिखेंगे। रेड के बाद ब्लू तो 7/15 ही होगी, और रेड के बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/15 हो जाएगी, और ग्रीन आने की 3/15 हो जाएगी। ग्रीन आने के बाद ब्लू 7/15, रेड क्योंकि 6 थी तो ये 6/15 ही रहेगी। और ग्रीन का मतलब है, ग्रीन क्योंकि 3 थी, एक ग्रीन निकल गई तो 2 बची, तो 2/15। प्रोबेबिलिटी क्या पूछते हैं? प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन, कम से कम एक काउंटर इज रेड, कम से कम एक रेड हो। कम से कम एक रेड कहाँ पे मिलेगा? रेड एक ये है, यहाँ पे तो तीनों में, यहाँ पे 2 रेड हैं, यहाँ पे एक रेड है, यहाँ पे 2 रेड हैं। एक रेड इस आउटकम में, एक रेड इस आउटकम में है, एक रेड इस आउटकम में। तो ये टोटल कितने आउटकम्स आपको निकालने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5। और बाकी कितने बचे? अगर बाकी सोचें तो बाकी आपके पास बचा एक ये 1 2 3 4। तो बेहतर है कि 4 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर दें तो इन सब की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो दैट साउंड्स एन ईजियर वे कि 1 में से आप माइनस कर दीजिए। ये पहला ऑप्शन 7/16 एंड 6/15, ये क्योंकि दोनों बातें एक साथ होना ज़रूरी है तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। और 7/16 इंटू 3/15, then 3/16 into 7/15, and 3/16 into 2/15। अब इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर में लिखेंगे। इसको कैलकुलेटर में लिखने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है, और स्मार्ट तरीका ये होता है कि आप कैलकुलेटर में 7 6 42, 7 3 21, 3 7 21 प्लस 6 इनको ऐड कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। डिवाइड कर दें 16 इंटू 15 से, और जो भी आंसर है उसको 1 से माइनस कर दें, तो यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली आंसर 5/8, या इसका डेसिमल 0.625 बनेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A 4 7 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज़ 9 2। इस पोजीशन वेक्टर से मुराद क्या होती है? ये क्या चीज़ है? ये असल में OA है, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर से मुराद ये जो चीज़ गिवन है ये OB है। आपसे कॉलम वेक्टर पूछा जा रहा है कि बताइए AB क्या होगा। तो AB कैसे निकलेगा? AB ऐसे निकलेगा कि आप लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, OB माइनस OA करते हैं। हेड टू टेल रूल इसमें पूरा हो चुका होता है। तो OB आपके पास ये है 9 2, OA आपके पास 4 7 है। सो 9 minus 4 is 5, 2 minus 7 is minus 5, तो ये हो गया 5 minus 5। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ये दो साइन जो हैं आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड की होती है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है जी? दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। सो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 50, 50 का मतलब 5/√2, डेसिमल्स चाहें तो इसके 7.07 कुछ बनता है। फिर आपसे कहा जाता है कि जी ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम with sides AB, BC, CD and DA. BC is minus 4 1. Find the coordinates of C and D. इसमें आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम किस तरह का होगा? ये पैरेललोग्राम इस तरह का होगा। मैं पहले स्केच कर लेता हूँ। अब ये
क्यों नहीं रख रहे? हो गया। एक पैरेललोग्राम है, ए से कनेक्टेड है बी, बी से कनेक्टेड सी, सी से कनेक्टेड डी, यानी कि ए से कनेक्टेड बी, बी से कनेक्टेड सी, सी से कनेक्टेड डी। सही है जी, ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम अगर है तो इसका मतलब है कि वॉट एवर ए डी इज इट शुड इक्वल्स टू बी सी, राइट, एंड वॉट एवर बी सी इज, अच्छा, वट एवर ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। अब ए हमें पता है क्या है, ए हमें पता है 4 7 है, बी हमें पता है क्या है 9 2 है, सी हमें पता करना है कि वो क्या है, होगा कुछ एक्स वाई, डी भी हमें पता करना है कि क्या है, नहीं पता, होगा कुछ एस टी, राइट। अब आप ये देखें, हमको ये बी सी भी पता है, राइट। अब ए डी पैरेललोग्राम है तो ये ए डी जो भी होगा बी सी उसी के बराबर होना चाहिए। अब ए डी क्या है, ए डी अगर मैं निकालूँ तो आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर के हिसाब से इसको लिखा जाना चाहिए ओ डी माइनस ओ ए। बी सी हमको दे रखा है सवाल में -4 1। अब ओ डी इज़ वॉट, ओ डी इज़ एस एंड टी, वी अस्यूम ओ ए इज़ 4 7 is equals to -4 and 1। तो भाई s minus 4 is equals to -4, अगर इसकी इक्वेशन बनाई जाए s minus 4 is equals to -4 तो ये s आपके पास आ गया 0, और t minus 7 is equals to 1, तो t is equals to 7 plus 1 8। तो ये जो d आपने सोचा था s, 8, तो यहाँ आपको d पता चल गया, s is 0 and t is 8। सही है, s और t की जो वैल्यू आपने निकाली ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह से अब ये c कैसे निकालें, c निकाला जा सकता है आसानी से, हमको b पता है, हमको bc भी पता है, और तो आसान है। bc अगर हम निकालें तो bc को पोजीशन वेक्टर के हिसाब से ओ सी माइनस ओ बी लिखा जा सकता है। तो सोचें ये हमें बी सी पता है, ओ बी भी पता है, राइट, वी नो ओ बी 9 2, सही है 9 2। तो बस ओ सी को अननोन रखेंगे, निकल आएगा। बी सी हमें कितना दे रहा है सवाल में -4 1, ओ सी इज़ एक्स वाई एंड ओ बी इज़ 9 2। So x minus 9 is equals to -4, that means x is equals to 5, and y minus 2 equals to 1, so y is equals to 3, right। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। फिर आपसे कहा जाता है पार्ट बी में कि P is a point R, 4, right, Q is a point T, U, and midpoint of PQ, let me sketch this complete। ये क्या कहना चाहता है, हमने लाइन बनाई, P is a point R, 4, Q is a point T, U, and M maybe the midpoint of PQ is 1, 3, gradient is of PQ is -1/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, टी एंड यू। अब इसमें आर, टी और यू की वैल्यू चाहिए, तो आसान है। अगर आप नोटिस करें तो आर तो बहुत आसानी से निकल रहा है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो किसी भी दो पॉइंट्स का ग्रेडियंट लेके बराबर रखेंगे तो वो -1/4 के बराबर रखा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट चेंज तो नहीं होता। तो अब हम पहला काम ये कर लेते हैं कि कुछ इक्वेशंस बनाते जाते हैं। पहले तो आर की वैल्यू स्ट्रेट अवे हमको मिल रही है, लेकिन ये एम मिड पॉइंट है। अगर मैं पहले मिड पॉइंट की लॉजिक अप्लाई करता हूँ तो देखो मिलता क्या है।
मिड पॉइंट की लॉजिक अप्लाई करता हूँ। ये जो x कोऑर्डिनेट 1 है ये बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि r प्लस t अपॉन 2, और ये जो y कोऑर्डिनेट है 3, अच्छा इसको अगर इक्वेशन बना लें तो ये 2 आके मल्टीप्लाई करेगा, दिस इज गोइंग टू बी r प्लस t इज इक्वल्स टू 2, नाम रख दें इक्वेशन 1। फिर ये जो 3 है ये किसके बराबर है, इसका y कोऑर्डिनेट, ये 3 बराबर किसके है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी कि 4 प्लस u अपॉन 2, 2 3 is 6, 6 माइनस 4 प्लस 2, ये u की वैल्यू ही आ गई, सही है जी। और ग्रेडियंट ऑफ पी एम इज़, जैसे सोचा था ये पी एम का ग्रेडियंट कितना है, ये भी -1/4 ही है, तो ग्रेडियंट ऑफ पी एम इज़ -1/4, ग्रेडियंट ऑफ पी एम y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस r इज़ -1/4, तो दिस इज़ -1/1 माइनस r इज़ -1/4, माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग r इज़ इक्वल्स टू -3, एक u आ गया एक r आ गया। व्हाट इज़ लेफ्ट, t इज़ लेफ्ट। जब r पता चल गया तो इस r को अगर यहाँ पुट कर दें यू विल फाइंड आउट व्हाट t इज़, r -3 है प्लस t इज़ इक्वल्स टू 2, तो t इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 3 5, हमें t भी पता चल गया। अभी वैल्यूज़ यहाँ रख दीजिए, r -3 हो गया है, t 5 हो गया है और u 2 हो गया है। आई गेस ये बात आपको समझ आ गई। एक हमने फॉर्मूला लगाया है इस पर मिड पॉइंट का और एक फॉर्मूला लगाया है ग्रेडियंट का, और ये सारे मसले हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा पानी पी लें पहले, गिव मी अ ब्रेक। आप लोग भी पानी पी लीजिए अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स शेप ए ऑन टू शेप बी। शेप ए शेप बी पर पहुंचेगा कैसे। अब ये ओरिएंटेशन सिवाय ट्रांसलेशन के और किसी में नहीं होती, ये अंदाज़ा स्टूडेंट्स को होना चाहिए, क्योंकि ना ये लिटरली इन्वर्टेड हुआ है, ना इसका साइज़ चेंज हुआ है, ना इसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई है। तो ट्रांसलेशन हुई है, स्ट्रेट अवे ट्रांसलेशन है। और कैसे हुई है, ऐसे कि यहाँ से 2 यूनिट किसी भी एक पॉइंट को जज करें, ये एक्स एक्सिस में 2 यूनिट आगे आया है और वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 यूनिट नीचे आया है, तो -5। फिर कहते हैं कि जनाब आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए शेप ए को इन दी एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में अगर इसको रिफ्लेक्ट करना है तो आसान है, आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये यहाँ से 1 2 3 यूनिट ऊपर है, तो ये 3 यूनिट नीचे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट की बात करें तो ये 3 यूनिट ऊपर है, 3 यूनिट नीचे यहाँ आ जाएगा। ये 4 यूनिट ऊपर है, ये 4 यूनिट नीचे आ जाएगा। ये भी 4 यूनिट ऊपर है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 नीचे आ जाएगा। तो ये आपने कर दी रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। क्लियर। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है इनलार्ज द शेप ए बाय द स्केल फैक्टर टू सेंटर 5,4। अब सेंटर 5,4 कहाँ है, सेंटर 5,4 इज़ दिस पॉइंट, ठीक है जी। और आपने स्केल फैक्टर 2 के हिसाब से इसको इनलार्ज करना है। तब इनलार्ज स्केल फैक्टर 2, अब आप जानते हैं कि स्केल फैक्टर का जो फॉर्मूला इमेज निकालने के लिए इस्तेमाल में आता है वो ये आता है कि अगर मैं इसको ई का नाम दूँ और इस पॉइंट को
एक्स का नाम दूँ तो मैं ये कहूँगा कि जी इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ 2, यानी कि ई एक्स डैश 2 टाइम्स ऑफ ई एक्स, राइट। यानी कि ये जो भी ई एक्स का डिस्टेंस है इसको ट्वाइस कर दीजिए। तो अगर आप इसको ट्वाइस करेंगे, अब यहाँ से स्ट्रेट वे 2 लाइन दूर था, तो ट्वाइस ये 2 यूनिट मज़ीद आप आगे आ जाएँ तो ये पॉइंट हो जाना चाहिए। फिर अगर इस पॉइंट को हम आगे करें तो यहाँ से 3 यूनिट दूर था, यहाँ से 3 यूनिट दूर था, तो मज़ीद 3 यूनिट दूर जाइए तो इसको यहाँ आ जाना चाहिए। फिर इस पॉइंट को देखिए तो ये 2 यूनिट ऐसे और 1 यूनिट नीचे था, आप दोबारा 2 यूनिट ऐसे और 1 यूनिट नीचे आ जाएँ तो आप यहाँ पहुँचेंगे। इस पॉइंट को अगर नोटिस करें कि इसका इमेज क्या होगा, तो ये 1 2 3 4 और 1 4 और 1, तो 1 2 3 4 और 1 ये। तो आप लोगों को आई होप कि समझ आ रहा होगा। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये आपने इसको इन्वाइस कर दिया। फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि जनाब डी ट्रांसफॉर्मेशन पी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स 0 1 -1 0। पी मैप्स शेप ए ऑन टू शेप सी, ड्रॉ एंड लेबल शेप सी। अब जानते हैं कि जब 2 by 2 की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू इमेज ऐसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है 0 1। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसफॉर्म करना है शेप ए को। अब शेप ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आप लिख लें 3 1 3 4। सही, आप किसी भी जिस ओरिएंटेशन से यहाँ रखेंगे उसके आंसर आते जाएंगे। सही है, ये 3 3 और 3 4 है, तो आपने यहाँ पे लिखा 3 3 3 4 और 3 2 4 एंड 1 3 2 4 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं कि रो मल्टीप्लाई करती है कॉलम से, रो मल्टीप्लाई करती है कॉलम से, ऐसे कि पहला नंबर पहले नंबर से, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से। तो 0 × 3 0 -1 × 3 -3। इन सेम वे आप मल्टीप्लाई करते जाएं 0 3 0 -4 और -4 और -3 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी। अब यही प्रोसेस दूसरी रो से शुरू करें तो 1 × 3 3, 0 ख़त्म हो जाएगा, 1 3 3 1 2 2 1 1 1। सही है जी। अभी -3 3, अब आप ये प्लॉट करना शुरू करें। -3 -3 किधर है जी? अब इस लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर। इसको हम स्मॉल अगर कर दें -3 3 -3 3, ये पॉइंट है। -4 3, ये पॉइंट है। -4 2, ये पॉइंट है। -3 1, ये पॉइंट है। तब आप देखें इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये शेप ए यहाँ आ गया। अब ये क्या हुआ है? शेप ए ऑन टू दिस, शेप ए ऑन टू दिस। अब इसका शेप सेम है, साइज़ भी सेम है, इसका मतलब ये इनलार्जमेंट तो है नहीं, ये लिटरली इन्वर्टेड नहीं है ना अपसाइड डाउन है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन भी नहीं है। और इसकी ओरिएंटेशन भी ट्रांसलेशन चेंज हो गई है। जैसे ए और बी जैसे ये आया था, जैसे ये आया था ए से बी पर, तो ये ओरिएंटेशन भी इसकी
डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि अब ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा कि ये क्या हुआ है, ये असल में रोटेशन हुई है, ये एक्चुअली रोटेशन हुई है। एंड दिस इज़ रोटेशन। और कैसे रोटेशन हुई है? दिस इज़ 90 डिग्री रोटेशन। अच्छा, ये 90 डिग्री रोटेशन कैसे हुई है और किस पॉइंट के हिसाब से हुई है? आप जानते हैं कि हम इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से इसको जज किया करते हैं। अगर आप सोचो तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, हम इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका बाइसेक्टर कुछ इस तरह का, आप लोग तो खैर कंपास से बनाएंगे, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और एक बाइसेक्टर ऐसा है कि जो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं, तो वो कौन सा है? अगर आप ये वाला पॉइंट सोचेंगे जो 90 डिग्री वाला ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, इन दोनों का बाइसेक्टर अगर सोचें तो ये भी 3 यूनिट यहाँ है, 3 यूनिट आने के बाद एक्सिस इसका बाइसेक्टर है, तो ये पॉइंट है, राइट। सो इसका मतलब है कि ये जो इनका बाइसेक्टर जहाँ मिले हैं, तो इसका मतलब ये ओरिजिन है। इसका मतलब है कि दिस इज़ अबाउट ओरिजिन। और फिर आप इनको ज्वाइन करके सोच भी सकते हैं कि जनाब ये असल में 90 डिग्री है और एंटी क्लॉकवाइज है। सो दिस इज़ रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स सी ऑन टू शेप ए, शेप सी। अच्छा, इसको कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब फुली ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लेबल भी करना था शेप सी, यानी कि इसका नाम सी है, सॉरी, इसका नाम सी है, ठीक है, इसका नाम सी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स बताइए जो शेप ए को सी पे बताए। अब एक तरीका तो ये है कि आपको डायरेक्टली आंसर याद हो कि भाई जब भी 90 डिग्री अबाउट ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 0 1 -1 0। क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, आप इस पे वर्किंग के आपको कोई मार्क नहीं मिलेंगे, या तो आंसर दिया या तो नहीं दिया। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो एक टेक्निक है जिससे आपको ये बात आसानी से आप पहुंच सकते हैं, और वो ये टेक्निक है कि ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल्स टू इमेज। ये तरीका होता है। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप क्या है, हमें टाइप तो पता चल गई। अब टाइप अगर पता चल गई तो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं अपनी मर्ज़ी का, और वो रखते हैं 1 0 0 1। अब सोचो 1 0 जो ऑब्जेक्ट है, 1 0 क्यों रखा? 1 0 ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो 1 0 है, इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ज़रा रोटेट करें तो ये कहाँ जाएगा? वन ज़ीरो को 1x में और y में 0, इसको 90 डिग्री अगर आप रोटेट करें तो ये कहाँ जाएगा? ये 0 1 पे जाएगा। अच्छा, एक मिनट, ये तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है। 1 0, अच्छा x 1 है, y 0 है, x 1 y 0। अब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये यहाँ आएगा 0, 1 पर।
ओके, और 0,1 ये पॉइंट है, इसको 90 डिग्री रोटेट करें तो ये यहाँ आएगा और वो हो जाएगा -10. This is going to be the answer for it. Let me check this out. ये हमारा आंसर सही है या नहीं. Answer 1,0 is correct. Yeah. Or अच्छा, एक मिनट. C onto A. I'm sorry. अब देखो हमने क्या गड़बड़ की, हमारा आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा था इस टेक्निक से. आई गॉट इट. यहाँ पर एक चीज़ मैं मिसरीड कर गया. मिसरीड क्या कर गया यहाँ पे? हम मिसरीड ये कर गए कि दैट C onto A कि शेप C अगर A पर जाएगा तो क्या होगा. इसका मतलब है कि जो टाइप है वो ये वाली नहीं है टाइप. द टाइप इज़ डिफरेंट. द टाइप इज़ जो यहाँ इसने टाइप पूछी है वो ये वाली टाइप नहीं है. वो टाइप है एक्चुअली क्या, वो टाइप है 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन. 90 डिग्री clockwise about origin. तो भाई 1,0 अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर मैं उसको रोटेट करूं, डिग्री क्लॉकवाइज अगर मैं इसको रोटेट करूं, 1,0 को अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो ये 0,-1 है. राइट. और 0,1 ये पॉइंट है. इसको अगर 90 डिग्री रोटेट किया जाए, तो ये 1,0 हो जाएगा. राइट. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो वाओ, यू नीड टू बी केयरफुल इन द वर्ड्स. तो शेप C शेप A पे गया है, तो शेप C शेप A पे गया, तो मतलब जिसका मैट्रिक्स मांगा है वो क्लॉकवाइज है. चले जी, क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? 8, 9, 10, 11, 12. चले जी, इसको शुरू किया है तो ख़त्म भी करते हैं. चले जी. लारा एंड मोको ईच साइकिल्स 50 किलोमीटर्स ऑन अ साइकिल ट्रेल. ठीक हो गया. Lara cycles at an average speed of x km/h. ये इसकी एवरेज स्पीड है x km/h, and Marco cycles at an average speed of x - 3 km/h. Write an expression for the time and hours Lara takes to complete the trail. Lara ने के लिए टाइम पूछा जा रहा है. हम जानते हैं ये जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है. तो टाइम हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है जी 50 और लारा की स्पीड है x, तो 50 अपॉन x आवर्स. मार्को टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन लारा टू कंप्लीट द ट्रेल. हैंस फॉर्म एन इक्वेशन एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस. अब जो मार्को का टाइम है वो 15 मिनट ज़्यादा है. इसका मतलब है जो मार्को का टाइम है वो 15 मिनट ज़्यादा है लारा से, तो n-l दैट शुड बी, और कितना ज़्यादा है 15 मिनट्स. अब ये क्योंकि टाइम यहाँ पे किलोमीटर और किलोमीटर पर आर की बात है तो इस मिनट को आर में कन्वर्ट होना ज़रूरी है. इसको डिवाइडेड बाय 60 कर दें. मार्को का टाइम क्या होगा? मार्को ने भी किए तो 50 किलोमीटर्स ही हैं. ईच साइकिल्स 50 किलोमीटर, तो ये 50 डिवाइडेड बाय x - 3 होगा. और लारा का टाइम आपने निकाला था वो 15 अपॉन x है, और 15 अपॉन 60 का आंसर 1/4 हो जाएगा.
अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 1/4, x माइनस थ्री कैंसिल, तो ये 50x माइनस 50 इंटू एक्स माइनस थ्री, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200x माइनस 200x, साथ साथ वो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 600, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें और वहाँ ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड और शोन। फिर सॉल्व द इक्वेशन एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब 2 डेसिमल प्लेसेस कह दिया, इसका मतलब है कि स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए और ज़िंदगी आसान बनाइए। क्वाड्रेटिक फार्मूला सेज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी यानी कि माइनस 3। अब आप जानते हैं यहाँ पे a 1 है, b माइनस 3 है और c माइनस 600 है, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब माइनस 3 पे स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू माइनस 600 ओवर 2a। अब इसके a का मतलब 1 है, इसमें इसका आंसर आ गया जी, एक कैलकुलेटर में आप कर लेंगे 26.04 और एक आंसर आ गया माइनस 23.04। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए 26.04 23.04, राइट। D, find the time Morocco takes to complete the trail। मोरक्को को टाइम कितना मिला और आंसर आवर्स एंड मिनट्स में ही देना है। तो आप जानते हैं कि मोरक्को का जो टाइम था वो क्या था, वो था ये, राइट, ये मोरक्को का टाइम हमने लिखा था 50/x माइनस 3। अब आप जानते हैं x की नेगेटिव वैल्यू तो नहीं इंटरटेन करेंगे, तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो 26.04 होगी, तो 26.0407 जो भी थी माइनस 3, इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.17। अब ये क्योंकि आवर्स एंड मिनट्स में देना है तो इसका तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ इस पेपर में। ये 2.17 ये जो भी बने होंगे तो अब आप इसको लिखेंगे कि भाई 2 आवर्स प्लस 0.17 समथिंग समथिंग, जो भी, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आवर्स मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 10 मिनट्स। ये 2 आवर्स 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किधर गया भाई? चलो, Kate thinks of a number n. She subtracted 8 from the number and multiplied the result by 3। कोई नंबर उसने सोचा है जिसका नाम n है। She subtracts 8 and multiplies the result by 3। The answer is 11 less। The answer is 11 less than the number she thought, मतलब वो n। तो जो आंसर है वो 11 लेस है द नंबर शी थॉट। फाइंड द नंबर्स। अब ये जो केट ने सोचा है 3n, 3 8 is 24 is n minus 11, 3n minus this and 2n, 24 is 11 13, n is equals to 13/2 यानी कि 6.5। चलो जी, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आप जानते हैं, x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाएगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x/4, तो ये 4/x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से x कॉमन भी निकल रहा है, साथ साथ x कॉमन भी निकाल देते हैं। x प्लस 2 x प्लस 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो बेसिकली 2 into x minus 2
ओवर एक्स, ये आंसर हो गया। सो 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स सिंप्लीफाइड वर्जन। चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, एक डायग्राम बनी हुई है, बेयरिंग का सवाल है। दिस इज़ नॉट टू स्केल, इसका मतलब मेजरमेंट नहीं होगी, जो भी होगी कैलकुलेशन होगी। आपसे कहा क्या जा रहा है कि जनाब द डायग्राम शोज द पोजीशन 3 टाउन्स पी क्यू आर, क्यू इज ऑन द बेयरिंग ऑफ 052 फ्रॉम पी। क्यू की जो बेयरिंग है पी से, मतलब एंगल क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम नॉर्थ जो है वो 52 है। पी क्यू इज़ 11.5 किलोमीटर, क्यू आर 14.6 एंड 17.2। कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। तो पहले तो मैं इसको मार्क करता हूँ कि मांगा क्या है। बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, इसका मतलब ऑब्जर्वर क्यू पर है। तो आप जहाँ पर ऑब्जर्वर होता है वहाँ पे आप पहले बना लेते हैं नॉर्थ, और आपसे बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू यानी कि क्लॉकवाइज एंगल ये पूछा जा रहा है। दिस इज़ द क्वेश्चन। ये निकालें कैसे? निकालने के लिए थिंकिंग प्रोसेस हमारा क्या हो? थिंकिंग प्रोसेस ये हो कि ये जो 52 दे रखा है ये बराबर किसके होगा? अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊँ तो ये 52 का ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, ये 52। तो आइडिया ये है कि अगर मुझे ये एंगल टोटल पता होता, इसमें से 52 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। और अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये जो भी एंगल है इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आना चाहिए, राइट। सो कुल मिलाकर बात ये है कि अब आपको पहले तो ये एंगल ढूंढना है कि ये क्या है, ये पूरा एंगल ढूंढना है कि क्या है। तो ये एंगल कैसे निकलेगा? तीनों साइड्स अगर ट्राइंगल की पता है तो दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ कोसाइन रूल। ये कोसाइन रूल से मिल जाएगा क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जी कॉस थीटा बराबर होता है बराबर वाली साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11.5 इंटू 14.6। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 81.51। एंड जैसा हमने सोचा था कि 81.51 में से ये 52 माइनस करेंगे तो ये एंगल आएगा। सो 81.51 में से माइनस कर दीजिए 52, आंसर आ जाएगा 29.5। और इस 180 में से माइनस कर दें 29.5 तो ये जो बेयरिंग बनेगी ये 150.49 बन जाएगी। तो क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रिक्वायर्ड होता है तो 150.5 कर दीजिए। अच्छा जी, ये एक अच्छा सवाल है पार्ट बी। कहते हैं ए इज़ अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। A is a point on horizontal ground. The angle of elevation of the top of the vertical mast from A is 68. Angle of elevation top of the mast का जो बनता है वो है 68। Correct to the nearest degree. Nearest degree, ये इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। इसका मतलब एब्सोल्यूट एरर इसके लिए 1 डिग्री है तो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5 इसका एब्सोल्यूट एरर होगा। द डिस्टेंस ऑफ द बेस फ्रॉम द मास्ट ए इज़ 45 मीटर। ये डिस्टेंस 45 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द मास्ट, राइट। एंड दिस इज़ करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर यानी कि नियरेस्ट 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2 तो इसका भी एब्सोल्यूट एरर 0.5 है। मांगा क्या जा रहा है? मांगा ये जा रहा है कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द हाइट ऑफ द मास्ट। अब ये जो हाइट है इसका लोअर बाउंड चाहिए। अब इसका लोअर बाउंड निकालना है तो लोअर बाउंड के लिए देखो एक बात सीधी सी है कि अगर एंगल कम होगा तो इसकी हाइट कम होगी। तो इस एंगल का तो हमको लेना चाहिए
67.5, इसका जो लोअर बाउंड लेना चाहिए 67.5। और हाइट निकलेगी कैसे? हाइट निकलेगी ऐसे कि tan थीटा इन्वॉल्व होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस हाइट डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ थीटा की जगह अगर 68 में से 0.5 इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लिए लोअर बाउंड इसका मुझे लेना चाहिए, तो वो रखना चाहिए 67.5 इज इक्वल्स टू हाइट डिवाइडेड बाय बेस। अब बेस क्या रखें? ये बेस 45 थी। यकीनन अगर यहाँ पे जो भी नंबर मैं लिखूँगा वो आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो छोटा नंबर छोटी हाइट देगा, क्योंकि हमको लोअर बाउंड चाहिए था। तो अब यहाँ पे जो ये 45 मीटर है, 0.5 इसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, तो 45 में से 0.5 माइनस कीजिए, 44.5 बनेगा। और इसको लाकर इससे मल्टीप्लाई करें तो हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 107.4 कुछ। ठीक हो गया, ये लोअर बाउंड कैलकुलेट हो गया। एंड वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर्चुनेटली, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जनाब ये एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है जिसमें ओरिजिन से यहाँ तक गिवन है। रेगुलर पेंटागन ओरिजिन ABCD, सेंटर ओरिजिन है AB 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है सभी 6 होंगे फिर, क्योंकि रेगुलर है। OA is D, शो दैट D is 5.10। अब ये D कैसे निकाला जाए? अच्छा, एक बात तो बड़ी सीधी सी है, अगर रेगुलर है तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पेंटागन का 5A होता है, यानी कि एंगल एट सेंटर जो बनना चाहिए, ये जो एंगल बनना चाहिए, एंगल एट सेंटर जो बनना चाहिए वो 360 डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए, 72 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर 5 होगा इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री, तो ये बेसिकली 72 डिग्री है। और अगर मैं यहाँ पर एक काम और करूँ, वो ये काम करूँ कि यहाँ से अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ, तो ये जो एंगल बनना चाहिए, ये जो एंगल बनना चाहिए, ये 72 का हाफ होना चाहिए। अब 72 डिवाइडेड बाय 2, 72 डिवाइडेड बाय 2 इज 36, यानी कि दिस एंगल इज 36। अब अगर ये टोटल 6 थी तो ऑफ कोर्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये हो जाना चाहिए 3, राइट। और हमको डी प्रूफ करना है कि ये 5.10, तो भी ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, ये किस में होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस होता है साइन में। तो हम लिखेंगे जी कि साइन 36 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, तो d इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय साइन 36, 5.103। There can be other methods, but I find this is the easiest one. अब क्यों भाग रहे हो? इसको क्या हुआ? हो गया ऐसा क्यों? चल एनीवे दोबारा लिख लेते हैं, ऐसा भी होता है, कुछ गलत चीज़ पे हाथ लग गया। हमने बताया कि एंगल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की वजह से ये एंगल 72 है, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन था। 360 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 72। और फिर हमने कहा कि यहाँ से अगर एक एंगल एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल हो जाना चाहिए 36, फिर ये अगर 6 है तो ये इसका हाफ होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड बनाया 3। और हमने कहा कि साइन 36 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड d इज इक्वल्स टू 3 अपॉन साइन 36 which is 5.103। चलिए जी आगे कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरामीटर इज 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट।
Okay. The regular pentagon ABCDE from the forms the base of the pyramid. ये जो रेगुलर पेंटागन हम देख कर आए ABCDE, ये बेस ऑफ द pyramid है. F is vertically above O. The length of each sloping edge is 14 centimeter. This, or we are required to find out the volume. तो वॉल्यूम निकालने से पहले what we need to find out बेस एरिया. बेस एरिया निकालते हैं जी. अब बेस एरिया देखो, बेस एरिया इस ABCDE का, ये जिस तरह का हमने, क्योंकि ऑर्डर 5 का एक पेंटागन की सिमेट्री थी, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5, तो टोटल बेस का एरिया आ जाएगा. अब डी क्योंकि हमें पता है, इनके दरमियान का एंगल भी हमें पता है, तो 1/2 AB sin C अगर कर दिया जाएगा तो हमारे पास ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. सो हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं बेस एरिया. मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/2 AB sin C से. अब AB sin C यानी कि यहाँ पर जो दोनों साइड्स हैं वो 5.103 हैं, सही है. तो 5.103 स्क्वायर इंटू साइन C. साइन एंगल जो था, एंगल 72 डिग्री था. अगर उनको मल्टीप्लाई करें, सो 5 इंटू 0.5 into 5.103 square into sin 72 is 61.915. तो ये बेस एरिया क्या आ गया, 61.915. ये सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. और वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरामीटर. हमको हाइट भी चाहिए. हाइट निकालने का तरीका, हाइट इसमें वर्टिकल हाइट होती है, ये 14 हाइट नहीं हो सकती, ठीक है. अब हम जानते हैं कि ये हाइट है, तो ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. आप जानते हो कि हम ये सब D तो निकाल चुके थे ना, ये D हमने निकाला था यहाँ पे, ये D 5.103 था, सही. तो ये बेसिकली अब मामला ये है ना कि ये 5.103 है, ये हाइट हमको निकालनी है. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये काम आसानी से हो जाएगा. 14 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.103 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. तो दिस h इज इक्वल्स टू 13.0368. ये आ गई हाइट. अब कैलकुलेटर में इसको निकाल सकते हैं. नाउ द वॉल्यूम इज 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट. वी नो द बेस एरिया 61.915 एंड द हाइट इज 13.036. द फाइनल आंसर इज 269.05. 269. Correct to 3 significant figures. So that's all. Best of luck for your upcoming examination. This is all about this video. Take care. Allah Hafiz. Allah Allah.